सो अपन हमेशा क्लासेस में अलग अलग चीज़ों पे बात करते रहते हैं। कभी सीजनल रेमेडी से पे बात करते हैं अपन, कभी ऑर्गेनन के नियम कायदों पे बात करते हैं अपन, कभी रिपर्टरी के रूब्रिक्स पे बात करते हैं अपन, ठीक। और टोटल इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, गोल, ये सारी चीज़ें क्या है कि होम्योपैथी का विकास हो, दैट्स ऑल। एज ए होम्योपैथी एक ऐसा पेड़ है जिसे आप जितना ज़्यादा सींचेंगे, जितना ज़्यादा रिच करेंगे, उतना ज़्यादा ये आपको फल देगा, ठीक। समझ में? सिर्फ यही एक मोटिवेशन है। नॉलेज बांटने से बढ़ता है, ये भी एक मोटिवेशन है। सो इन क्लासेस को जो आप सुने, तो पहली बात तो ये है कि जो कुछ भी आप पहले से जानते हैं, मतलब अनप्रेजुडिस माइंड हो जाए, उसको एक तरफ रख दें और सिर्फ सुने और इनको प्रैक्टिस में लें, प्रयोग करें। फिर जो आपका अनुभव हो, जो आपका एक्सपीरियंस हो, उस पर बिलीव करें, क्योंकि सिर्फ ओनली आवर एक्सपीरियंसेस हैज टू बी बिलीव्ड। हमेशा अपने अनुभव पर ही यकीन करें। बात समझ में आई? तो आज हम थोड़ा सा, हमारे वैसे साइड बाय साइड बहुत सारे टॉपिक्स चल रहे हैं जिन पे अपन अक्सर बात करते रहते हैं। कभी माइंड की कंडीशंस पे बात कर लिए, जैसे कि एंगर हो गया, ग्रीड हो गया, जेलेसी हो गया, दुनिया भर की चीज़ें जो हैं, डिस्पोजिशंस पे बात करते हैं। फिर कभी किसी रेमेडी पे बात करते हैं, कभी किसी वेदर पे बात करते हैं, कोल्ड है, समर है, विंटर है, और आपका रेनी वेदर है, सब चीज़ों पर साइड बाय साइड चलता है। उसी तरीके से अपन आज एक नई सीरीज भी साइड बाय साइड शुरू करने चाह रहे हैं, और ऐसी होती ही रहेंगी, क्योंकि होम्योपैथी का जो लिटरेचर है वो बहुत ज़्यादा रिच है। बहुत मेहनत करी है लोगों ने, बहुत अच्छे अच्छे वर्क किए हैं लोगों ने, जिससे ह्यूमैनिटी को बेनिफिट मिलता है। तो आज अपन एक नई सीरीज शुरू करने चाह रहे हैं, ठीक है। वो सीरीज आप लोगों के बहुत काम आएगी जो सीरियसली होम्योपैथी प्रैक्टिस करना चाहते हैं। छोटी छोटी बातें जो हमको बिल्कुल एकदम याद रहनी चाहिए, मालूम रहनी चाहिए, जानकारियों में रहनी चाहिए, अलग अलग चीज़ों पर बातें करेंगे। ये एक मिसेलेनियस है, इसको आप एक हैंडी होम्योपैथी समझ लें। हैंडी, हैंडी किस चीज़ को बोलते हैं? ऐसी चीज़ें जो आपकी जेब में पड़ी रहती हैं और जो आपको अक्सर ज़रूरत पड़ने पर काम आती है, जैसे कि हैंकरचीफ हो गया, रुमाल, बहुत हैंडी है, बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। आजकल तो कोरोना का टाइम चल रहा है ना, मास्क लाना भूल गए तो मुंह बांधने के काम भी आ जाता है। कितना हैंडी काम आता है, कुछ पोंछने के काम आता है, बिछा के बैठने के काम आता है ना। ऐसी हैंडी चीज़ें, पेन है, इस तरीके से। तो इस तरीके से होम्योपैथी में भी ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत हैंडी साबित हों, आपकी प्रैक्टिस में एक्यूरेसी बढ़े, बस यही एक डिज़ायर है। सो आज मिसेलेनियस बातें होंगी, ठीक, जो आपके लिए हैंडी साबित होंगी, होपफुली, इंशाअल्लाह। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले मेरे किसी वीडियो पे जो कमेंट्स आते हैं, उसमें एक कमेंट आया। कमेंट क्या था? एक क्वेश्चन था कि सर अपन ने दवा दी सेलेक्ट करके और उसने सिर्फ एक दिन काम किया, तो क्या अब हम दूसरी दवा दे दें या एक दो दवा साथ में दे सकते हैं? ठीक,
कैसे माइंडसेट से क्वेश्चन आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है? एज ए होम्योपैथ जब आप देखते हैं तो आपको साफ समझ में आ रहा है कि सामने वाले के सामने कंफ्यूजन है, उसको समझ में नहीं आ रहा आप करें क्या। है ना, वो तो लेमैन है पूछने वाला, लेकिन आप डॉक्टर्स हैं। आप एक क्वेश्चन भी अगर पूछते हैं अपने पेशेंट से तो आपके दिमाग के पीछे केस टेकिंग का फॉर्मेट होता है, आपको मालूम होता है कि हम ये क्यों पूछ रहे हैं। कोई इंपॉर्टेंट जनरल है, हम अटके हुए हैं 2-4 रेमेडीज में से कौन सी दें और कौन सी नहीं दें, केस कंप्लीट नहीं है, सिंगल रेमेडी नहीं आई है, तो डिस्पोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, आर्टिस्टिक जनरल कंडीशन से रिलेटेड हो गया। जनरल कंडीशन कई तरह की होती है, डॉक्टर गेंड ने तो यहां तक कहा है कि अगर कैरेक्टर ऑफ डिस्चार्ज, बॉडी में कहीं से कोई भी डिस्चार्ज निकलता है, वो कैसा दिखता है, वो चिपचिपा है, गाढ़ा है, पतला है, ट्रांसपेरेंट है ना, हरा है, पीला है, नीला है, ब्राउन है, ब्लैक है, उसका टेस्ट, मान लीजिए बलगम मुंह में आता है थूकने से पहले एकदम, कई पेशेंट आके बोलते हैं मीठा मीठा लगता है, नमकीन नमकीन लगता है, ये सब चीजें जनरल सिम्टम्स हो जाती है। कफ के केसेस में तो कई बार रेमेडीज एक्यूरेट एक्सपेक्टोरेशन से ही सिलेक्ट होती है। अभी कुछ दिन पहले तुम बैठी हुई थी यहाँ पे, डॉक्टर माविया, तो पेशेंट आई, उसको बहुत सांस की दिक्कत हो रही थी, खूब सांस फूल रही थी, मेन दिख ही रहा था, बात करते करते भी हाँफ जा रही थी, खांसी बहुत हो रही है, स्ट्राइकिंग सिम्टम्स जो दिख रहे हैं, खांसी बहुत, क्या बोलती है यहाँ पे बैठे बैठे अपनी लैंग्वेज में, तो सब खांसी हो रही है ना, और क्या कहते हैं, मुंह से बलगम तो यूं ही उचट जाता है, कभी कपड़ों में लग जाता है, कभी उधर चला जाता है। और फिर से डकारें आने लग गई। वैसे तो दिन भर कई कई देर तक नहीं आएंगी, और आएंगी तो एक बार में ना 10-10, 15-15, 20-20, सी इंटेंसिटी, और खुद आ रहा है, दिस इज स्ट्राइकिंग सिम्टम, खुद आके टकरा रहा आपसे, स्ट्राइक कर रहा आपको, दी स्ट्राइकिंग सिम्टम, सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम जिनको आपको छोड़ना नहीं है। उसी में जो ग्रुप ऑफ रेमेडी आ रही है उसी को कैरेक्टराइज करना है, चाहे आप जैसे करें, माइंड से करें, जनरलिटी से करें, अनकॉमन पिक्यूलियर से करें, थर्मल से करें, जहां से करें, जैसा ऊपर वाले ने आपको सिखाया वैसे करें, बट वो स्ट्राइकिंग सिम्टम को ना छोड़ें। और इसी तरीके से उसकी सिलेक्ट हुई अर्जेंटम नाइट्रिकम। आप लोग इतनी खांसी, सांस फूल रहे, और अगर आपका ट्रेडिशनल माइंडसेट है तो आप लोगों की रेस्पिरेटरी रेमेडी कौन सी है, किसमें सांस फूलती है, क्या ब्लाटा ओरिएंटलिस मदर टिंचर दें या समथिंग लाइक दैट दें? फिर आप गलत तरीके से सोचने लग गए। हो सकता है आप उस चीज से, उसको सिम्टम में रिलीव करने में वो हो जाओ, पर डिजीज से फ्री नहीं कर पाओगे। आप देखोगे, हो सकता है, और कई बार हो भी जाते हैं, क्योंकि हो सकता है सिर्फ उसी का बड़ा स्ट्राइकिंग उसका सिम्टम मिल गया ब्लाटा ओरिएंटलिस का, तो ब्लाटा ओरिएंटलिस ही ठीक कर देगी उसको। स्ट्राइकिंग, और स्ट्राइकिंग सिम्टम कई तरीके से, एक तो खुद सबसे पहले पेशेंट आके जो बोले, आपको पूछना नहीं पड़े, खुद आके टकराए, या जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो। फीवर वैसे तो कॉमन सिम्टम में माना जाता है, लेकिन हाई ग्रेड का फीवर हो रहा है बहुत, 105, 106, देन दिस इज स्ट्राइकिंग सिम्टम। ठीक है ना। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट क्वेश्चन which was put on a comment to my YouTube channel video was that कि अगर ऐसा हो तो क्या करें। ठीक, तो एज ए होम्योपैथ आपको अपने माइंड को और ऐसी ट्रेनिंग देनी है कि इस तरह की चीजें आपके पास रेडीमेड तैयार होना चाहिए। ये फिक्स्ड प्रिंसिपल्स हैं, नेचर के फिक्स्ड प्रिंसिपल्स हैं जो अपने महान डॉक्टर्स ने ढूंढे हैं, और आपके पास इसका जवाब तैयार होना चाहिए। वो पूछ रहा है, उसको कहां तक समझाएंगे, हम जवाब नहीं दे पाते हैं, बड़े जवाब होते हैं। लोग क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछ लिया, अब उसको पूरा समझाना पड़ेगा आधा घंटा, किसके पास से बैठ के कि क्या कहते हैं टाइप करेगा। इसलिए
यहां जो दे दिया सो दे दिया, ले लो, इसको प्रयोग करके देख लो, जिंदगी में काम आ जाए तो रख लो, नहीं काम आए फेंक दो। ठीक, तो जब उसने ऐसा क्वेश्चन पूछा तो एज ए होम्योपैथ आपको मालूम होना चाहिए, ही इज टॉकिंग अबाउट 6th ऑब्जर्वेशन ऑफ डॉक्टर केंट, टू शॉर्ट रिलीफ ऑफ सिम्टम्स। डॉक्टर केंट ने कहा है अपने 12 ऑब्जर्वेशन में, अपनी पूरी जिंदगी प्रैक्टिस करके, जब उन्होंने देखा कि पेशेंट्स को जब हम दवा देते हैं तो उसकी खास तरीके के कुछ रिस्पॉन्सेज आते हैं, उनका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, अगर वैसे रिस्पॉन्सेज हमको दिखाई दें तो उसका मतलब हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए और हमको आगे फिर क्या करना है। बात समझ में आई है ना? तो एज ए होम्योपैथ हमको पता होना चाहिए कि वो क्वेश्चन पूछ रहा है, वो पूछ रहा है टू शॉर्ट ऑफ रिलीफ ऑफ सिम्टम। इससे हम क्या समझेंगे? अगर ऐसा ऑब्जर्वेशन हमको नजर आएगा जो डॉक्टर केंट का 6th ऑब्जर्वेशन है कि दवा दी और थोड़े कुछ घंटों के लिए, कुछ मिनटों के लिए, 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए आराम मिला, उसके बाद फिर वैसी कंडीशन, तो हमारे पास तैयार जवाब इसका ये है। इससे आपको ये समझना है, जब ऐसा ऑब्जर्वेशन दिखता है तो इसका मतलब ये होता है कि अगर एक्यूट डिजीज से हम डील कर रहे हैं, मौसमी सर्दी जुकाम दस्त और ये और वो, तो एक्यूट डिजीज में उसकी इंटेंसिटी डिजीज की बहुत हाई रहती है, इसलिए रिपीटिशन, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं अपने प्रिस्क्रिप्शन को लेके तो रिपीटिशन और इंक्रीज ऑफ पोटेंसी। अभी हुआ, अभी कुछ दिनों पहले डॉक्टर प्रज्ञा आई। क्यों डॉक्टर प्रज्ञा? 4-1 दिन पहले ठंड खा गई, शाम को यहां से जा रही थी, क्लिनिक से लौट रही थी घर के लिए अपनी स्कूटर में, शाम की ठंडी हवा के हिसाब से जितने प्रॉपर कपड़े होने चाहिए थे बदन में उतने नहीं थे, कुछ कम थे, शायद उस दिन कुछ गर्म नहीं पहना था, खाली एप्रॉन था अपनी ड्रेस के साथ शायद, तो ठंड लग गई। उसके बाद से दुनिया भर की प्रॉब्लम हो रही है, ये हो रहा वो हो रहा है, 4 दिन से बड़े परेशान। ठीक, बोले एकोनाइट खाई थी सर। मैंने एकोनाइट खाया, क्योंकि ऐसी कंडीशन के लिए एकोनाइट, ठंडी हवा में प्रॉपर कपड़े नहीं पहने हुए किसी ने और जाके घूम लिया या बाइक वाइक में घूम लिया, ठंडी हवा लग गई, उसके बाद जो भी आए। हाँ खाई थी सर, थोड़ा सा रिलीफ मिला, उसके बाद फिर वही दिक्कत हो गई, 30 के 3 डोज खा के छोड़ दिए। अब यहां वो बताई हुई बात भूल गए, जो एक अपना इजी पोटेंसी पे लेक्चर हुआ था, उसमें डॉक्टर केंट अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं, अनुभव का अपना एक्सपीरियंस का निचोड़ बताते हुए कहते हैं कि एक्यूट केस में तो मैं जो है शुरुआत ही 10 AM से करता हूं, बिकॉज एक्यूट केस है, उसकी बॉडी में दम बहुत है, लंबे समय से क्रॉनिक डिजीज ने उसको धीरे 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 घुन की तरह खा के ऐसा वीक और क्रिपल्ड नहीं किया है कि हाई पोटेंसी नहीं झेल पाए। यू गॉट माई पॉइंट? ठीक, फिर इनने पोटेंसी बढ़ाई, 10 AM तो इनको नहीं मिल पाई, 200 मिली, उसको कंटिन्यूस रिपीटिशन किया, उससे ठीक हो गई, हल्का फुल्का कॉन्वेलेसेंस फील हो रहा था, तो कॉम्प्लीमेंट्री एक्यूट केस में केस को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए, बची कुछ चीज़ों को ठीक करने के लिए, अपनी एलेंस की नोट में सल्फर के चैप्टर में डॉक्टर एलन कहते हैं कि एक्यूट केस में जब कोई वेल सिलेक्टेड रेमेडी पूरी तरीके का आराम नहीं दे पाए या फेल हो जाए, देन यू हैव टू गिव सल्फर एज एन इंटरकरेंट। ये बार 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 अपन ने इस चीज़ को प्रयोग किया और बार 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 इस चीज़ को सही पाया। ये सब चीज़ें हैंडी हैं आपके पास, ये जो आपको बताई जा रही है। ठीक, तो अगर कोई ऐसा बोले कि थोड़ा सा आराम मिला, 1 दिन का आराम मिला, 2 दिन में फिर वैसी कंडीशन हो गई,
आपको अगर अपनी रेमेडी को लेके कॉन्फिडेंट हैं और एक्यूट केस को आप डील कर रहे हैं, तो पहले आप ये देखें कि रिपीटिशन करें या पोटेंसी बढ़ाएं। जैसे एकदम से डॉक्टर प्रज्ञा के केस में हम दूसरी रेमेडी के बारे में नहीं सोचने लग गए, हमने उसी रेमेडी की पोटेंसी इंक्रीज की, रिपीटिशन उसको करवाया, सही तरीका जो देने का था। इसलिए प्रॉपर सेलेक्ट की हुई रेमेडी भी डोज और रिपीटिशन का नॉलेज नहीं होने पर कई बार फेल हो जाती है, या आप उसको छोड़ के दूसरी रेमेडी में चले जाते हैं और भटक जाते हैं। बात समझ में? तो एक्यूट केस में अगर ऐसा हो तो आपको ये करना है, एज ए डॉक्टर आपको मालूम होना चाहिए, अगर टू शॉर्ट ऑफ रिलीफ ऑफ सिम्टम मिले। लेकिन अगर क्रॉनिक केस है तो अगर क्रॉनिक डिजीज है और उसमें आपने अच्छे से स्टडी करके मेंटल जनरल, फिजिकल जनरल, अनकॉमन पिक्यूलियर, टेंडेंसीज, डिस्पोजिशन, पता ऐसे पूरी स्टडी करके, एसेंशियल टोटलिटी बना के, इवेल्युएट करके, एसेंशियल टोटलिटी बना के, प्रॉपर रिपर्टराइजेशन करके, सही डोजेस का नॉलेज भी रखते हुए, क्योंकि क्रॉनिक डिजीज आप डील कर रहे हैं, लोग बाग आते हैं आपके पास, कहने का मतलब कि आपने वो स्किल एक्वायर की है भाई, है ना। सब करते हुए आपने सही रेमेडी का सिलेक्शन करके आपके हिसाब से हमेशा ध्यान रखना वो आपके हिसाब से सही है, कोई जरूरी नहीं कि वो सही हो, कोई माई का लाल नहीं कह सकता। वो तो ऑब्जर्वेशन बताएगा कि आपने जो रेमेडी दी है वो क्या कर रही है जाके। इसलिए जब पेशेंट पूछता है ठीक हो जाऊंगा डॉक्टर साहब, नहीं मालूम भैया। ईश्वर के महान अवतार श्री कृष्ण सिखा के गए हुए हैं कि कर्म सिर्फ तेरे हाथ में है, फल की तो सोचना भी मत। फल की अगर चिंता किया तो पागलपन में पड़ेगा, परेशानी में पड़ेगा, फियर उत्पन्न होंगे, एंटिसिपेशन उत्पन्न होगा, दिया कहीं ठीक नहीं हुआ तो बस आप अनप्रेजुडिस माइंड नहीं रह पाए, सिलेक्शन से भटक गए, खुश करने की कोशिश करने लग गए सामने वाले को कि कैसे भी जोड़ तोड़ के ये भी दे दो, एक रेमेडी ये भी दे दो, एक टॉनिक भी पकड़ा दो पेटेंट, एक कोई बायोकेमिक भी पकड़ा दो। ये गलत काम फियर करवाता है इंसान से, हमेशा ध्यान रखना। फियर एक किसी के दिल में भी फियर होना एक कर्स है, ये सारी रिलीजियस बुक्स में लिखा है। एक कर्स है, ऊपर वाले की लानत है जिसके दिल में फियर है। जो गलत काम करता है पहली सजा उसके लिए क्या आती है ऊपर वाले की, कि उसके दिल में फियर आता है, डर। ठीक, तो अगर क्रॉनिक, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि अगर क्रॉनिक केस में आपने इतने अच्छे से सिलेक्शन करके रेमेडी दे दी, आराम मिला, लेकिन बहुत कम समय के लिए आराम मिला, आपने बोला यार अच्छी खासी हाई पोटेंसी दी थी यार, इसके हिसाब से 10 दी थी, इसमें ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए था कि बोले डॉक्टर साहब 2-3 दिन बस आराम लगा, उसके बाद फिर वही कंडीशन। आपने हर तरीके से चेक करके फिर से बिठाया उसको, फिर से पूछा, एक एक सिम्टम्स की जांच करी, रेमेडी तो यही आ रही है, जितना मैं जानता हूं मेरे हिसाब से तो रेमेडी यही आ रही है। डॉक्टर केंट कहते हैं अगर ऐसी कंडीशन आपको दिखाई दे तो आप ये सोचना कि आपने जो रेमेडी सिलेक्ट करी है या तो वो पार्शियली सिमिलर है, कहीं ना कहीं आपसे चूक हो रही है, तो आपके पास इतने सारे तरीके के स्कूल्स चल रहे हैं। कोई सेंसेशंस के थ्रू सिखाता है कि भैया ऐसे कर लो, कोई मियाज्म के थ्रू सिखाता है कि भैया ऐसे कर लो, कोई माइंड के थ्रू सिखाता है कि ऐसे कर लो, फिर दूसरा कोई एंगल लगाओ, देखो ज्यादा सिमिलर सेलेक्ट करने की कोशिश करो। एक बात तो ये हो सकती है, डॉक्टर केंट बोलते हैं। दूसरी बात क्या हो सकती है, कोई कंडीशन ऐसी है जो रेमेडी को सही से काम नहीं करने दे रही है, पता चला वो बताता है कि नाइट ड्यूटी करता है, नींद पूरी नहीं होती है, या बहुत दुखी रहता है, कोई ऐसी कंडीशन है, बेटी की शादी करनी, बिन ब्याही बेटी घर में बैठी हुई है,
इसकी शादी कैसे करूंगा, दहेज बहुत लगता समाज में, है ना, चिंता में घुला जा रहा है, ये ऐसी कोई कंडीशन है, रोज दारू पीता है, ऐसी कोई कंडीशन है, कोई कंडीशन तो है जो इंटरफियर कर रही है इसकी लाइफ स्टाइल की। देखो वहां से और ज्यादा सिमिलर सेलेक्ट करने की कोशिश करो, चीजों को ठीक करवाओ, मैनेज करो, कुछ चीजें बंद करवाओ, कुछ चीजें चालू करवाओ, कुछ अच्छी रिलीजियस प्रैक्टिसेस बताओ उस कंडीशन से रिलेटेड। ये सब मैनेजमेंट में आता है, हैं? दवा सेलेक्ट कर लेना बस मामला इतना सिंपल नहीं है, ट्रीटमेंट एक पूरी प्रोसेस है, समझ में है। और या फिर डॉक्टर केंट कहते हैं तीसरी संभावना यह हो सकती है कि क्रॉनिक केसेस में अगर ऐसा हो कि स्ट्रक्चरल चेंजेस हो चुके हैं, हर एंगल से देख रहा हूं इसकी रेमेडी तो यही आ रही है, लेकिन ये इसको कंप्लीट रिलीफ नहीं दे पा रही है, थोड़ा सा 1-2 दिन का आराम मिलता है जब भी खाता है, तो कुछ अंदर ऐसी स्ट्रक्चरल चेंजेस हो गए हैं, ऑर्गन्स डिस्ट्रॉय हो गया है, इरिवर्सिबल चेंजेस हो गए हैं, तो फिर कंप्लीट चेकअप के लिए भेजो, देखो भैया कि क्या हो गया है। क्योंकि अब और ये ऑब्जर्वेशन अब अगर जानोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि हमको अप्रोच कौन सी लगानी है। ठीक है, किसी होगी फंक्शनल चीजें, उसकी वजह से उसका अब जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है कि उसके हार्ट के जो सप्लाई करने वाली वेसल्स हैं अब वो 90% से ऊपर तक ब्लॉक हो चुकी हैं। अब डिजीज से तो नहीं, डिजीज रिजल्ट से खतरा है। यू हैव टू यूज योर इंटेलिजेंस। ज्यादातर होम्योपैथी यही रहते हैं, समझ में नहीं आता कि कब पूरा फुल केस लेके कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दें, कि कब ऑर्गन से रिलेटेड या अभी की जो प्रेजेंट कंडीशन है अभी इससे निकालना भैया इसको, नहीं तो कभी भी थोड़ा सा टेंशन लिया 90% से ऊपर तो ब्लॉकेज है ही, इसको टेंशन ज्यादा लिया, ज्यादा भाग दौड़ हुई, किसी भी तरह का स्ट्रेस हुआ तो हार्ट अटैक आ सकता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकता है ना। तो इतनी तरह की अप्रोचेस हैं। गलत सेट ऑफ माइंड क्या करता है, आलोचनाएं करता है, ये ठीक नहीं, ये ठीक, हमारी पद्धति हैनिमेनियन पद्धति है, बाकी दूसरे की नहीं। सारे झगड़े यही चल रहे हैं ईगो के, हिंदू मुसलमान, मियाज्म, सेंसेशन, माइंड, फिजिकल, ऐसी झगड़ रहे हैं लोग बात। लेकिन जो भी नॉलेज अवेलेबल है, आप एज ए हेल्दी माइंड ध्यान रखना। देखो रिलीजियस बुक्स में जैसे श्लोक्स होते हैं, गीता में अलग अलग तरह के श्लोक्स हैं, उनमें छुपे हुए फॉर्मूलेज हैं, आप पे ऊपर वाले की मेहरबानी हो जाए, वो आप पे खुल जाए, आप उनको प्रयोग करो तो आपकी लाइफ जिंदगी बन जाती हैं। उसी तरीके से कुरान में एक बहुत ही पवित्र और बहुत ही महान माने जाने वाली एक आयत है जिसको आयतुल कुर्सी बोलते हैं। उसके बीच की एक लाइन है, एक्चुअली में बेसिकली वो ये है कि उसमें गॉड का कैरेक्टर बताया गया है। हर जगह आपने देखा होगा रिलीजियस बुक में कि वो सर्वव्यापी है, ये एक कैरेक्टर बताया, वो सर्वज्ञ है, सब जानता है। उसी तरीके से उसमें एक लाइन है बीच में उस आयतुल कुर्सी में कि हे ईश्वर या खुदा, बेशक इस जमीन और इन आसमानों में तेरा ही नॉलेज फैला हुआ है और किसी में दम नहीं है कि तेरी मर्जी और मेहरबानी के बगैर तेरे नॉलेज का जर्रा बराबर भी जान ले। अब सवाल ये उठता है कि आप उसकी मेहरबानी पाने वाले काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। खैर कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो अब हमको ऐसा पता चला, इसलिए सारी अप्रोच जो है कहीं भी काम आ सकती है, सारा नॉलेज ऊपर वाले का है, किसी भी चीज को आलोचना मत करो, देखो कोशिश करो सीखने को कब कौन सी चीज कहाँ काम आ जाए। अब ऐसी कंडीशन है तो हमको डॉक्टर बोरिक की अप्रोच काम आएगी। तो एक बड़ी हैंडी रेमेडी के बारे में बात कर लेते हैं, ये अपना लेक्चर ही है कि कैसे है कि अगर ऐसी कंडीशंस
फिर अपना पेशेंट को भेज दिया, अपने को मालूम था, लकीली डॉक्टर केंट का ऑब्जर्वेशन ऐसा अपने साथ हुआ, तो अपने उसको जांच के लिए भेजा, तो पता चला कि 90% ब्लॉकेज है उससे ऊपर। कभी कभी एंजाइना होता है स्ट्रेस में, इसको जांच करवाया तो पता चला ये हो गया, तो जाओ ये जांच करवाओ। ठीक, तो एक बड़ी हैंडी रेमेडी जो आपको हमेशा मालूम होनी चाहिए। इस तरह की कंडीशंस आमतौर पे आजकल नॉर्मल हैं, कॉमन हैं। ठीक है, क्रेटिगस क्यू, क्रेटिगस क्यू मदर टिंचर, काफी सारे बाईपास सर्जरीज बची हैं इससे। इसमें आपको सेलेक्ट नहीं करना पड़ता, इसमें आपको माइंड नहीं देखना पड़ता, इसमें आपको डिस्पोजिशन नहीं देखना पड़ता, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड रेमेडी है अगर आपको जानकारी हो इनकी। क्रेटिकस क्या कहते हैं? क्रेटिकस के बारे में जो इंट्रोडक्शन पार्ट है क्रेटिकस का डॉक्टर बोरिक की बुक में, उस इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे नीचे वाली जो आखिरी जो सेंटेंस है, जो कि इटैलिक्स में और बोल्ड में दिया हुआ है, और मैं हमेशा कहता हूं अपने सुनने वाले से कि डॉक्टर बोरिक की अगर बुक में कोई चीज इटैलिक्स और बोल्ड में है तो वो बिल्कुल बुल्स आई साबित होती है, अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर और उसकी उस हथियार की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर और चलाने का तरीका आपको आ गया तो। क्या कहते हैं डॉक्टर बोरिक इसके बारे में? इटैलिक्स में लिखा हुआ है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। क्या होता है ये आर्टेरियोस्क्लेरोसिस? व्हाट इज दिस आर्टेरियोस्क्लेरोसिस? हिंदी में बड़ा अजीब सा वर्ड है इसका, धमनी काठिन्य। क्या समझेंगे आप? धमनी काठिन्य। लोग बाग अंग्रेजी समझ जाते हैं हिंदुस्तान में आजकल ज्यादा, हिंदी नहीं समझ पाते शुद्ध। धमनी काठिन्य कुल मिला के वेसल्स का कड़ा हो जाना, सख्त हो जाना, ब्लड वेसल्स का कड़ा हो जाना, सख्त हो जाना, आर्टियोस्क्लेरोसिस। थिक, और आमतौर पे ये थिक किस वजह से होती है? डिपॉजिट्स। जिस तरीके से आपने देखा होगा आपका शॉवर हो गया, आपका नल हो गया, सालों से उसमें पानी बह रहा है, तो जब आप उसको चोक हो जाता है, खराब हो जाता है, आप खोलते हैं तो बहने की वजह से उससे जो पानी के साथ जो भी मिनरल्स वगैरह आते हैं उसका एक वो पूरा जम जाता है और ब्लॉकेज हो जाता है। वैसे ही ब्लड वेसल्स में होता है, गलत खान पान, गलत लाइफ स्टाइल की वजह से वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल, फैट्स, दुनिया भर की चीज़ें, प्लेक्स, ये डिपॉजिट होते चले जाते हैं और आपकी आर्टरी जो है वो है। शराब पीना, सिगरेट पीना आजकल बड़ा कॉमन है, लेट नाइट पार्टीज करना बड़ा कॉमन है ना, बिल्कुल सीडेंट्री लाइफ स्टाइल होती है और बहुत ज़्यादा रिवेलिंग लाइफ स्टाइल होती है आजकल, बहुत कॉमन है। इरेगुलर लाइफ स्टाइल, इरेगुलर फूड हैबिट, फास्ट फूड कल्चर, तो ये चीज़ें आपको आजकल बहुत कॉमन नज़र आती हैं। तो डॉक्टर बोरिक क्या कहते हैं आगे? डॉक्टर बोरिक कहते हैं इसके बारे में, वही इटैलिक्स में, सेड टू हैव, ऐसा कहा जाता है, अ सॉल्वेंट पावर, घोलने की ताकत होती है इस दवा में। क्या घोलने की? अपॉन क्रस्टेशियस एंड कैल्केरियस डिपॉजिट्स इन आर्टरीज। बात वही है जो जमता है, सिंपल लैंग्वेज में समझ जाओ, जो जमता है वो क्रस्टेशियस और कैल्केरियस मटेरियल ही होता है। और जब आपको ये मालूम है तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए, इसका बिल्कुल एक्यूरेट प्रिस्क्रिप्शन भी बताया। डॉक्टर बोरिक कहते हैं कि 1 से 15 ड्रॉप्स एक बार में आप जितनी चाहे डिसाइड कर सकते हैं, 1 से लेके 15 ड्रॉप्स, लेकिन अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए इसको थोड़ा सा लंबे समय तक या ज्यादा वक्त तक चलाना चाहिए। हम तो ऐसी चालू कराते हैं, पियो 3 महीने पियो, फिर बात करेंगे। ऐसी कितनी हैंडी चीज है आपके पास ये है ना। तो देखो, बातचीत हुई, ऑर्गेनल के बारे में थोड़ी सी चर्चा हो गई, फिलोसफी के बारे में, होम्योपैथिक फिलोसफी के बारे में चर्चा हुई,
एक इंपॉर्टेंट रेमेडी के बारे में चर्चा हुई। ऐसी एक और बहुत ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट रेमेडी है जो बड़ी हैंडी होती है। बल्कि इस रेमेडी को जैसे हम सब अपने लिटरेचर के हिसाब से और जैसी हमने पढ़ाई की हुई है उस हिसाब से हम इंजुरी अगर हमारे सामने आती, कोई गिर गया, पड़ गया, किसी ने किसी को घूसा मार दिया, किसी ने किसी को डंडा मार दिया, कोई बाइक से लुढ़क के गिर गया, बंधी हुई चोट लग गई, तो हम क्या, हमारे दिमाग में क्या आता है? वी हैव टू गो फॉर आर्निका। यही आता है ना, यही आता है ना। ये आर्निका इस तरह की कंडीशन में देनी चाहिए, ब्लंट इंजुरी, नॉट शार्प। शार्प के लिए क्या है? शार्प के लिए है कैलेंडुला एंड स्टेफिसेग्रिया। हाइपेरिकम इसमें पंक्चर्ड वुंड, पंक्चर्ड वुंड, नर्व इंजुरीज, उंगलियां चिप जाएं, दरवाजे के बीच में उंगलियां आ गई, नर्व रिच, नर्व इंजुरी। जैसे हमारे दिमाग में आर्निका आती है वैसी महान डॉक्टर जे कॉम्पटन बर्नेट, जेसी बर्नेट के दिमाग में आती थी बेलिस पेरेंडिस। शायद इनकी प्रूविंग भी इन्हीं ने की थी, मेरे पक्का नहीं मालूम है, धुंधला धुंधला सा ध्यान है, बहुत बड़ा नॉलेज है, बड़ा मुश्किल है। क्यों बेलिस पेरेनिस? अगर आपको इसकी सही जानकारी हो तो ये आपके लिए बड़ी हैंडी साबित हो सकती है। बेलिस पेरेनिस क्या कहते हैं डॉक्टर बोरिक इसके बारे में? ये मस्कुलर फाइबर्स और ब्लड वेसल्स में काम करती है। ये दवा का एक्शन, और ये लो पोटेंसी में दी जाती है आमतौर पे। अच्छे रिजल्ट्स, इस तरीके की चीजों में रिजल्ट चाहिए तो या तो मदर टिंचर या लो पोटेंसी। डॉक्टर बोरिक कहते हैं 0 to 3rd पोटेंसी। नहीं मिले तो आप मदर टिंचर से खुद बना सकते हैं। 1, 2, 3 तक की पोटेंसी तो खुद बना के रख लो अपने क्लिनिक में। आपको पता है, आपकी होम्योपैथिक फार्मेसी पढ़ी है आपने कि कैसे बनाना है, बना सकते। नहीं मिलती तो किस तरीके से एक्ट करती है ये? जब इस तरह की कोई चोट हो जाए, अक्सर लोग बाग बोलते हैं ना कि यार चलते चलते थोड़ा सा पैर फिसला था एकदम से, या गिरा था, या चोट लगी थी, धचका लगा था, उसके बाद से यहां मसल्स में बहुत पेन है, देखो छुओ तो सोरनेस है, छू के देखो एकदम मसल्स फोड़े जैसे दुख रही, छूने में भी देखिए दर्द कर रहा है बिल्कुल एकदम। जब सोरनेस ज्यादा हो मसल्स की, ऐसा या चूंकि ये मसल्स फाइबर और क्या कहते हैं ब्लड वेसल्स पे एक्ट करती है। अगर जैसे कि कहीं मोच आ गई हमको, मसल्स की कैसी कंडीशन में ये काम करती है बेलिस पेरेनिस? जैसे कि कहीं हमको मोच आ जाती है, या फिर हमने ज्यादा पहलवानी कर ली होती है, कभी आदत थी नहीं लेकिन एक दिन खूब वजन उठा के रख लिया, घर की शिफ्टिंग हो रही थी या पुताई होने वाली थी, तो वैसी आदत तो थी नहीं बॉडी को एक्सरसाइज करने की, उस दिन कर लिया, उसके बाद से आज ऐसा लग रहा है कि जैसे जान नहीं है, ताकत नहीं है, या जैसा प्रॉपर यूज कर लेना चाहिए वैसा नहीं कर पा रहे। ऐसी कंडीशन नेचुरली भी अगर आपके पास आ जाए, डॉक्टर साहब ऐसा कमजोरी लग रही जैसे कि अपन खूब काम नहीं कर लेते उसके बाद थक जाता है, कितना कॉमन लोग बाग बोलते हैं। झुके बहुत देर पढ़ लिया, स्प्रेन हो गया, और उसके बाद बार बार गर्दन ऐसा लग रहा है कि डिग के बैठ गया, गर्दन संभाल नहीं पा रही है, दुख रही है, अनईजी फील हो रहा है। ऐसा अगर नेचुरली किसी को फील हो मसल्स में, तो आप कम से कम उस कंडीशन के लिए रिलीफ देने के लिए क्या बोले हैं, लेमनेस एज इफ स्प्रेन्ड, जैसे कि स्प्रेन हो जाने पे लेमनेस होती है,
क्या होती है लेमनेस? जैसे कि वो कोई भी ऑर्गन ढंग से काम नहीं कर रहा है, अपंग सा हो गया है। जितनी ताकत लगती थी हाथ में आज उतनी नहीं लग पा रही है, या जान लगती थी। बात समझ में आई? तो ऐसी कंडीशंस मसल्स की आप आइडिया रखें कि इंजुरीज के आए, कैसे भी आए। एक जगह इसमें लिखा हुआ है रेलवे स्पाइन, इटैलिक्स में। क्या होता है रेलवे स्पाइन? कभी खोल के देखा है? नाइनटीन सेंचुरी में रेलवे स्पाइन का डायग्नोसिस ऐसे लोगों में किया जाता था कि इसको रेलवे स्पाइन है, जिनको पोस्ट ट्रोमेटिक चोट लगने के बाद के सिम्टम आते थे, हु पैसेंजर्स इन्वॉल्व्ड इन रेल रोड एक्सीडेंट्स। ठीक है, ट्रेन जा रही है, आपस में ट्रेनें भिड़ गई, उससे जो भी धचका ढचका लगा, इधर उधर उल्टे पिटे हुए, गुलाटी वगैरह खाई, चोट लगी जम के, उसके बाद जो भी पोस्ट ट्रोमेटिक सिम्टम आ रहे हैं, तब से ये दर्द कर रहा है, तब से यहाँ कमजोरी लगती है, तब से ये वीकनेस लगती है। कुल मिला के आफ्टर इफेक्ट ऑफ एनी क्रॉनिक इंजरी, कभी गिरे थे, पड़े थे, एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से बहुत कस के गिरा था, डॉक्टर का कहना है रीढ़ की हड्डी में ही झटका लगा था, उसके बाद से मेरे पैरों में जान सी नहीं रहती है, लंगड़ा के चलता हूं, ताकत नहीं महसूस होती है। दैट इज व्हाट इज रेलवे स्पाइन इज। बात समझ में? इटैलिक्स में दिया हुआ है, आप समझें, इन चीजों को डिकोड करें, तो ये रेमेडीज आपके लिए बड़ी हैंडी हो जाएंगी। कितने आपके पास इस तरह के लोग बाग एक्सीडेंट करके, गिर पड़ के हाथ पैर तोड़वा के आ सकते हैं कि उसके एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से ये दिक्कतें हैं। डॉक्टर का कहना है रीढ़ की हड्डी में धक्का लग गया था, शायद इसलिए कुछ नर्व प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए आपका एक हाथ उतने अच्छे से काम नहीं करता है, अपंग सा हो गया है, लेम हो गया है। ठीक, देखो आप सिर्फ डिकोड करो, वीनस कंजेशन ड्यू टू मैकेनिकल कॉज। क्या होता है? बड़ा टेक्निकल लैंग्वेज है ये। वीनस कंजेशन ड्यू टू मैकेनिकल कॉज। देखा है किसी को, किसी ने आग में घूसा मारा तो यहाँ काला काला लेके आता है बिल्कुल एकदम, दैट इज मैकेनिकल कॉज, वीनस कंजेशन। ऐसी कंडीशन में और भी बड़ी अच्छी रेमेडीज है, आर्नी का एसिड सल्फ एज वेल, सल्फ्यूरिक एसिड, वेरी गुड रेमेडी, one of the first remedy should be thought of। इस तरीके से जो नील पड़ गया, बोलते हैं ना, पिटाई हुई थी नील पड़ गया, घूसा पड़ा था नील पड़ गया, डंडा पड़ा था नील पड़ गया। ठीक, और एक बहुत जबरदस्त चीज जिसमें हमने इसको अक्सर बहुत फ्रीक्वेंटली और बड़ी सक्सेसफुली इसको यूज किया है, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं डॉक्टर बोरिक, फर्स्ट रेमेडी इन इंजुरीज to the deeper tissues after major surgical work। किसी का भी कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ हो, ऑपरेशन तो हो गया हो, उसके बाद से जो दर्द हो रहा है, जिसके लिए पेन किलर्स खानी पड़ रही है,
हीलिंग, इन सब चीज़ों के लिए बेलिस पेरेनिस ज़बरदस्त रेमेडी है, तुरंत आराम देती है, एटलीस्ट पेन में, और हीलिंग बड़ी जल्दी होती है। कोई भी मेजर सर्जिकल, क्या बोल रहे हैं डॉक्टर बोरिक, फर्स्ट रेमेडी, पहली दवा है ये। अगर किसी मेजर सर्जिकल वर्क, कोई मेजर ऑपरेशन के बाद अंदरूनी डीपर टिश्यूज में जो इंजरीज हुई हैं उनको ठीक करने के लिए, उनको जल्दी हील करने के लिए, पेशेंट्स बड़े फैन हो जाते हैं आपके, क्योंकि बिल्कुल दर्द में उनको आराम मिल जाता है। और हाइपरिकम की तरह नर्व इंजरी के लिए भी, और नर्व इंजरी में खास तौर से कब, जब बिल्कुल टच नहीं करने दे आदमी, जैसे हाइपरिकम का पेशेंट जो रहेगा उसकी नर्व इंजरी, जैसे कि उंगलियां दब गई दरवाजे के बीच में, या पैर के ऊपर कोई भारी चीज गिर गई उंगलियों में, या किसी वजह से कोई नर्व इंजरी और भयंकर तड़पने वाला दर्द हो रहा है, हाइपरिकम के बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं उसमें, लेकिन उसको दर्द तो हो रहा है, नर्व इंजरीज हुई है, लेकिन इंटेंस सोरनेस है, छू नहीं सकते क्योंकि उछल जाएगा। तो ऐसी इंटेंस सोरनेस के नर्व इंजरी के केसेस में अगर हो तो थिंक अबाउट बेलिस पेरेनिस। ठीक, ऐसी ही एक बड़ी हैंडी रेमेडी है हमारे पास, बहुत यूज की है, बड़े सक्सेसफुल तरीके से यूज करी है। लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, इसलिए अगर जितना स्पेसिफिक और जितनी डीप आपकी स्टडी होगी, एक्यूरेसी आपकी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है ना। डॉक्टर्स भी जब सिर्फ लेमेंस की तरह इंजुरी का नाम सुन के सीधे आर्निका दे देते हैं बिना थोड़ी खोजबीन किए हुए, तो बड़ा अफसोस होता है, ठीक है ना। हमारे लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, उस वक्त यहाँ पे सिर्फ किराने की और दूध की और मेडिकल की दुकानों को खुला रखने की अनुमति थी, शायद मई वगैरह का टाइम था। तो उस वक्त एक हमारे घर के पास की एक किराने की दुकान है, वहां पे हम जाते थे सामान वगैरह लेने के लिए, अपने लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए जाया करते थे। तो उनको पता चला कि मैं डॉक्टर हूँ, तो कहने लगे कि डॉक्टर साहब, ये मेरे बेटे को ये आँख में ना चोट लग गई थी, ठीक नहीं हो रही है, बल्कि हम होम्योपैथी ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं भाई? उन्होंने किसी डॉक्टर साहब का नाम बताया, आई नो हिम, वो मेरे फ्रेंड रहे हैं पुराने टाइम पे, कि उनसे वो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, उनसे हमारा ट्रीटमेंट चलता है। उन्होंने आर्निका प्रिस्क्राइब कर दी थी फोन पे, वो खिला तो रहे हैं लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर वो डॉक्टर साहब थोड़ा सा इंक्वायर करते आगे जाके, या थोड़ी स्पेसिफिक स्टडी या थोड़ी डेप्थ स्टडी, या ये नॉलेज ऊपर वाले की मेहरबानी से उनको मिला होता, तो वो ज्यादा एक्यूरेट होते और उसको आराम मिल गया होता। हुआ क्या था, मैंने पूछा तो उनने ये कहा कि छोटे बच्चों को शायद गोद में लिया था या कुछ ऐसा कुछ था, तो आंख में उंगली या कोई ऐसी ऑब्ट्यूस चीज लगी थी, ऐसे याद नहीं आ रहा मेरे को, बस ये है कि आंख में चोट लगी, उसके बाद से आंख लाल रहती थी, दर्द करता, सूज जाता था, पानी आता था। तो जब हम सिम्फाइटम खोल के पढ़ते हैं, तो सिम्फाइटम खोल के जब हम देखते हैं डॉक्टर बोरिक की बुक में, तो उसमें जो आई चैप्टर है, मतलब सॉरी आई
आई जो दिया आंखें, वहां इटैलिक्स में शुरू होता है, इटैलिक्स में लिखा हुआ है पेन इन आई आफ्टर अ ब्लो ऑफ एन ऑब्ट्यूस बॉडी। ऑब्ट्यूस मतलब जो शार्प ना हो, जैसे आंख में घूसा मार दिया किसी ने, आंख में क्रिकेट खेल रहे थे बॉल लग गई आके, किसी का धक्का लग गया जोर से आंख में आके, हाथापाई हो रही थी लग गई, छोटे बच्चे को मम्मी गोद में लेके घूम रही थी, बच्चे ने आंख उंगली में मार दी, आंख में उंगली मार दी। ऐसा ना होता है, दो बच्चे आपस में खेल रहे थे, आंख में उंगली लग गई। तो डॉक्टर बोरिक आगे कहते हैं, ध्यान से सुनना, जिंदगी भर याद रखना, सही तरीके से प्रयोग करने की कोशिश करना कि फॉर ट्रॉमेटिक इंजुरीज ऑफ द आईज, आईज की ट्रॉमेटिक इंजुरीज के लिए नो रेमेडी इक्वल्स दिस, कोई भी रेमेडी इसके बराबर में नहीं आती है। और सिम्फाइटम उसको दिए, दूसरे तीसरे दिन ठीक हो गया। सो दीज आर वेरी हैंडी थिंग्स, चाहे ऑर्गेनल से रिलेटेड हो, चाहे रेमेडी के नॉलेज से रिलेटेड हो, चाहे प्रयोग की दृष्टि से रिलेटेड हो, जैसे कि आपन ने उसकी क्रेटिगस की बात करी, बेलिस की बात करी, ऐसी ढेर रेमेडीज। आपके पास फैली हुई है, ठीक, कहीं से भी। और ये रेडीमेड ऑलरेडी सिलेक्टेड टाइप की रेमेडी है। यहाँ आपको एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन खाली रखना पड़ता है, बाकी ये नहीं कि भाई माइंड भी बता दो, जनरल्स भी निकाल लेते हैं, जरूरत ही नहीं होती। ये अप्रोच ही दूसरी है, लेकिन बड़ी प्रभावी, बड़ी एक्यूरेट, अगर सही तरीके से प्रयोग किया जाए इसका, तो बड़ी जबरदस्त और बड़ी सेटिस्फैक्ट्री अप्रोच है। ठीक है ना। तो होम्योपैथी एक वास्ट नॉलेज है, डिवाइन साइंस है। वाई डिवाइन? बिकॉज आप लोगों की परेशानियां दूर करते हो, सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी उनको इम्प्रूव करते हो, सोशली भी उनको इम्प्रूव करते हो, स्पिरिचुअली भी उनको एनलाइटन करते हो। मतलब आप वाकई में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच लगाते हो। ठीक है ना। सो अच्छे से इन नॉलेज को एंजॉय करें, लोगों की तकलीफों को दूर करें, है, और अपने प्रिस्क्रिप्शंस को ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट बनाएं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर कभी मूड के हिसाब से लेंगे कोई ऐसा हैंडी टॉपिक। ठीक है।